नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रोहिंग्या मुसलमान, अवैध घुसपैठिया, आईसिस आतंकी संगठन के साथ काम करने वाले लोग, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट देश की सुरक्षा के लिए खतरा। 2017 से 21 के बीच संसद से लेकर कोर्ट में दायर कई हलफनामों में केंद्र सरकार की राय एक ही लाइन पर चलती है। हम बीजेपी के कई नेताओं के भाषण और गोदी मीडिया के कई डिबेट का प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन आज अचानक क्या हो गया कि केंद्र सरकार की राय बदल गई। जिस मसले को लेकर बीजेपी के नेता और मोदी सरकार के मंत्री जनता के बीच खुलकर बोला करते थे कि रोहिंग्या देश के लिए खतरा हैं, उन्हें घर देने, सुरक्षा देने के निर्णय की जानकारी एक ट्वीट से क्यों दी गई, इस पर विचार कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे देश में उठ रहे कुछ बड़े सवालों की दिशा को मोड़ देने की कोई मंशा रही हो। बिल्किस बानो के बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी पाए गए इन कैदियों को जब रिहा किया गया तो इन लोगों का स्वागत माला पहनाकर किया जाता है। पहले दिन मिठाई खिलाई जाती है, टीका लगाया जाता है। अब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। तब तो आप हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल पूछने की हिम्मत दिखाइए कि क्या ऐसा ही भारत आप चाहते थे कि बलात्कारी और हत्या के सजा याफ्ता का स्वागत फूल माला से किया जाए। कम से कम महिलाओं के व्हाट्सएप ग्रुप में प्राइम टाइम का लिंक शेयर कर आजमा लीजिए कि देश कितना बदल गया है। क्या इसे लेकर हो रही बहस से मुक्ति पाने के लिए ही रोहिंग्या को बसाने के फैसले का ऐलान हुआ है? अगर ऐसा हुआ होता तो आज के दिन बीजेपी अपने संसदीय बोर्ड से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाहर नहीं करती। बीजेपी की आंतरिक राजनीति अपनी दिशा नहीं बदल रही है, बल्कि उसके रास्ते में आने वाले लोग बदले जा रहे हैं। नितिन गडकरी क्या दूसरे आडवाणी बनेंगे, हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे? ये सब बहस के बहुत आसान विषय हैं। मुश्किल विषय तो रोहिंग्या ही है। जिन रोहिंग्या शरणार्थियों के मुसलमान पक्ष को उभार कर राजनीति की गई, मगर शरण देते समय मुसलमान या धर्म के मसले से उसे अलग भी कर दिया गया, इन सब बातों पर नजर डालेंगे तो वाकई ये मुश्किल विषय है। यह विषय केवल रोहिंग्याओं का नहीं है, बल्कि इसके नाम पर हफ्तों, महीनों, करोड़ों दर्शकों को बेवकूफ बनाने का भी है, उनके भीतर जहर भरने का है। रोहिंग्या को दिल्ली में फ्लैट और सुरक्षा देने का ऐलान विदेश मंत्री को करना चाहिए या गृह मंत्री को, यह भी एक सवाल है। लेकिन इसका ऐलान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कर दिया, वो भी ट्वीट के जरिए, जबकि इसे लैंडमार्क फैसला बताया। आज सुबह 7:32 पर उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि भारत ने हमेशा ही उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने इस देश में शरण मांगी है। एक लैंडमार्क फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्हें बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था की तरफ से पहचान पत्र दिया जाएगा और दिल्ली पुलिस 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करेगी। यह हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट है। केंद्रीय मंत्री ने रोहिंग्या शरणार्थी का इस्तेमाल किया है, अवैध घुसपैठिया नहीं, माइग्रेंट भी नहीं, जिसके लिए हम कभी प्रवासी तो कभी अप्रवासी का इस्तेमाल करते हैं। रोहिंग्या को शरणार्थी कहा है, लेकिन आज दोपहर गृह मंत्रालय ने अपने ट्वीट से मसले को और उलझा दिया। समझना मुश्किल हो रहा है कि सरकार कौन चला रहा है, ट्विटर कंपनी या अलग अलग विभागों के मंत्री। गृह मंत्री कार्यालय ने 2:50 पर 3 ट्वीट किए हैं। इन तीनों ट्वीट में अवैध विदेशी नागरिक, अवैध प्रवासी का इस्तेमाल है, जबकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट में रोहिंग्या शरणार्थी लिखा है। कहीं नहीं लिखा है कि ये अवैध हैं, घुसपैठिए हैं। तो गृह मंत्रालय ने अपने तीनों ट्वीट में कहा है कि मीडिया के कुछ विशेष हिस्से में अवैध रोहिंग्या विदेशी नागरिकों के बारे में खबर छपी है। यह साफ किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को फ्लैट देने का कोई निर्देश नहीं दिया है। दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या को नई जगह पर बसाने का प्रस्ताव दिया था। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि अवैध रोहिंग्या विदेशी नागरिक उसी जगह पर रहेंगे जहां रह रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय
विदेश मंत्रालय के जरिए इनके डिपोटेशन, निर्वासन की कोशिश कर रहा है। तीसरा ट्वीट है कि अवैध विदेशी नागरिक तब तक डिटेंशन सेंटर में रखे जाते हैं जब तक कानून के हिसाब से उन्हें वापस ना भेज दिया जाए। दिल्ली सरकार ने मौजूदा जगह को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है, उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है। हरदीप सिंह पुरी केंद्र सरकार के मंत्री हैं। मीडिया में खबर उनके ट्वीट के बाद छपी है, तो गृह मंत्रालय को कायदे से उन्हें संबोधित कर ट्वीट करना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्विटर के जरिए दो मंत्रालय और दो मंत्री आपस में भिड़ गए हैं। हरदीप सिंह पुरी ने तो अपने ट्वीट में दिल्ली सरकार का नाम नहीं लिया, फिर गृह मंत्रालय ने क्यों कहा कि दिल्ली सरकार को ऐसा निर्देश नहीं दिया गया? सीधे गृह मंत्रालय पूछ सकता था कि हरदीप सिंह पुरी को या उनके मंत्रालय को कोई निर्देश नहीं दिया गया। क्या दिल्ली सरकार ने अपनी मर्जी से यह फैसला लिया और उसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ट्वीट से दे रहे हैं? अब कोई यह ना कह दे कि अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर मोदी सरकार के मंत्री ने ट्वीट कर दिया। इस तरह से तो गृह मंत्रालय ने विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को ही मुश्किल में डाल दिया है। हरदीप सिंह पुरी ने आज अपने ट्वीट के साथ एक और ट्वीट किया है। जिन लोगों ने भारत की शरणार्थी नीति को लेकर झूठी अफवाहें फैलाकर अपना कैरियर बनाया है और इसे नागरिकता कानून से जोड़ा है, वे इससे निराश होंगे। भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी कन्वेंशन का सम्मान करता है और सभी को जाति, धर्म या नस्ल की परवाह किए बगैर शरण देता है। यह हरदीप सिंह पुरी का दूसरा ट्वीट है। अगस्त 2021 में गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि भारत ने 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं किया है, जिसका संबंध शरणार्थियों को मान्यता देने से। लेकिन शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ट्वीट कर 1951 के कन्वेंशन के सम्मान की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में विदेश मंत्री एस जयशंकर की तस्वीर भाजपा के पोस्टरों पर नजर आई। वे तिरंगा अभियान को लोकप्रिय बनाने वहां गए थे। इस सूचना का आज के ट्वीट से कोई संबंध नहीं है, लेकिन सवाल तो बनता है कि कायदे से इस तरह के ट्वीट विदेश मंत्री की तरफ से आने चाहिए, मगर शहरी विकास मंत्री संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी सम्मेलनों, मानवाधिकार अधिकारों की बात कर रहे हैं, रोहिंग्या रिफ्यूजी को बसाने का ट्वीट कर रहे हैं और गृह मंत्रालय ट्वीट कर दिल्ली सरकार को टारगेट कर रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने जब ट्वीट किया तो प्रधानमंत्री कार्यालय को भी टैग किया और जब दूसरी बार ट्वीट किया तब उसे मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी जोड़ा। लगता है पत्रकारिता छोड़कर अब रसायन शास्त्र में रिसर्च करने का टाइम आ गया है। आम आदमी पार्टी ने इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया सुनने लायक है। वे गृह मंत्रालय का ट्वीट पढ़कर पत्रकारों को सुना देते हैं अपने जवाब में, मगर हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट पर कहते हैं उन्हें नहीं पता मंत्री का ट्वीट है या किसी ने हैक कर लिया है। देखिए, ये जो मुद्दा है, ये जिन्होंने ऐसा ट्वीट किया है उनका ट्वीट क्या हुआ है, कहीं कोई हैक किया, क्या हुआ, अभी हम इस पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कह दिया है कि गृह मंत्रालय की इस तरह की कोई भी योजना नहीं है और गृह मंत्रालय ये भी इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने ऐसा कुछ प्रपोज किया है। अभी देखिए, मजे की बात ये देश के गृह मंत्री अमित शाह, पहले गाली दी इन्होंने पीडीपी को कि पीडीपी ने रोहिंग्या बसा दिए और फिर पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई। पीडीपी के साथ सरकार के दौरान भी इन्होंने रोहिंग्याओं को वहां से नहीं निकाला और आज की तारीख में भी केंद्र शासित जम्मू कश्मीर से रोहिंग्याओं को निकाल नहीं पाए हैं। इन्होंने उनको वहीं पे बसा रखा है। दिल्ली के अंदर रोहिंग्या किसने बसाए? इन्होंने बसाए। पूरे देश के अंदर रोहिंग्या बसाए गए, किन्होंने बसाए? भारतीय जनता पार्टी ने बसाए। ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जी का हाथ घुसपैठियों के साथ, दिल्ली वासियों के साथ नहीं, घुसपैठियों के साथ। केंद्र सरकार की नीति है सबसे पहले राष्ट्र सुरक्षा पे कोई समझौता नहीं, नंबर 1।
नंबर 2, जो देश के साधन है वो देश के नागरिकों के लिए है, घुसपैठियों के लिए नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का पूरा बयान जारी हुआ है। वे लिखते हैं कि हम हरदीप सिंह पुरी के बयान से स्तब्ध हैं कि रोहिंग्या शरणार्थी को दिल्ली में EWS फ्लैट दिए जा रहे हैं। हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि 10 दिसंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया कि रोहिंग्या को कभी भी भारत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिल्ली के मजनू टीला इलाके में पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थी मुश्किल हालात में रह रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह प्रस्ताव और भी निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि विहिप इस मसले पर सरकार से पुनर्विचार करने और उन्हें वापस भेजने का बंदोबस्त करने का आग्रह करता है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। उन्हें इस मामले की बारीकी की जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता। तब फिर उन्होंने किसके कहने पर यह ट्वीट कर दिया? केंद्र सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं कि रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र का शरणार्थी पहचान पत्र दिया जा रहा है, सुरक्षा दी जा रही है, फ्लैट दिए जा रहे हैं, और गृह मंत्रालय कह रहा है कि ऐसा आदेश दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया है, रोहिंग्या को वापस भेजने का प्रयास चल रहा है। तब तो सरदर्द की गोली से भी सरदर्द नहीं जाने वाला है। यह मामला आसान नहीं है। 2017 से 22 के दौरान समय समय पर गोदी मीडिया ने इसके जरिए जो आपके मन में जहर भरा, शरणार्थी समस्या के प्रति जो समझ होनी चाहिए उस पर मिट्टी पोत दी, उसे भी याद करना जरूरी है। हाल तक के चुनावों में रोहिंग्या ध्रुवीकरण का एक बड़ा टॉपिक था। हम आपको गोदी मीडिया के डिबेट की कुछ नई पुरानी हेडलाइन दिखाना चाहते हैं जिन्हें स्क्रीन पर फ्लैश किया गया था। क्या देवभूमि उत्तराखंड में हिंदू से ज्यादा मुसलमान बस गए, वो भी रोहिंग्या बांग्लादेशी के अवैध कब्जों पर अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, रोहिंग्या मुक्त इंडिया कब? क्वेश्चन मार्क। घुसपैठियों पर ममता क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। रोहिंग्या की विदाई का टिकट कटेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। आ गया ना ये खतरनाक चिन्ह। अवैध तरीके से आकर रहने वाले रोहिंग्या मुस्लिम्स के इंडिया में रहने का समय खत्म। ये सब कुछ हाल फिलहाल के हैं, लेकिन अब हम आपको 2017 के डिबेट की हेडलाइन बताते हैं। रोहिंग्या मुसलमान भारत छोड़ो, रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पर पाक का आतंक प्लान, भारत के 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों का इलाज किया, सिर्फ मुस्लिम होने के चलते रोहिंग्या को पनाह से इनकार, रोहिंग्या को पनाह पर मुस्लिम देश बड़ा दिल दिखाएंगे, मुसलमानों को शरण देने से डर लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, रोहिंग्या को शरण, मानवाधिकार या आ बैल मुझे मार, प्रश्नवाचक चिन्ह, रोहिंग्या आतंक का एग्जिट प्लान। इन हेडलाइनों को याद कीजिए जिनके जरिए लोगों के दिमाग में जहर भरा गया, बकवास डिबेट में उलझाया गया। चुनावों में रोहिंग्या को दुश्मन बनाकर भारत के मुसलमानों को टारगेट किया गया। जब भी भारत के मुसलमानों को निशाना बनाना होता था, रोहिंग्या का टॉपिक लाया जाता था। इस तरह शरणार्थी समस्या राजनीति का शिकार होती चली गई। उत्तराखंड चुनाव के समय अमित शाह के भाषण का एक अंश आप सुनकर कुछ समझ सकते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है और उत्तराखंड के पहाड़ों पर अब रोहिंग्या दिखना शुरू हो गए हैं। मित्रों, रोहिंग्या मुस्लिमों को घुसाने का काम उनके नेतृत्व में चल रहा है। मगर मैं आपको वादा करने आया हूं, आप पुंडीर साहब को जिता दीजिए, हमारे धामी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, रोहिंग्याओं को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट के बाद यह प्रश्न उठना लाजमी है कि रोहिंग्या को लेकर जो चुनावी राजनीति हुई है उसका क्या होगा? क्या हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट को उलझाने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किया गया? भारत सरकार के मंत्री, बीजेपी के नेताओं के बयान में, कोर्ट में, संसद में, चुनावी मैदान में निरंतरता है, बदलाव नहीं। रोहिंग्या मुसलमान देश की एकता के लिए खतरा है। 2017 में सरकार 40,000 रोहिंग्या को वापस भेजना चाहती थी।
तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह का एक पुराना बयान आपको सुनाना चाहता हूं। लोग इंटरनेशनल लॉ के नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल का भी की चर्चा करते हैं और इसकी चर्चा करके रोहिंग्या के डिपोर्टेशन की बात को गलत सिद्ध करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। मगर उनको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि नॉन रिफॉल्वमेंट का सिद्धांत उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने भारत में एसाइलम लिया हुआ। किसी भी रोहिंग्या को भारत में एसाइलम प्राप्त नहीं है और न ही किसी ने इसकी कोई एप्लीकेशन भी आज तक दी है। इसलिए ह्यूमन राइट्स का हवाला देकर इलीगल इमिग्रेंट्स को रिफ्यूजी बताने की यह गलती कम से कम नहीं की जानी चाहिए। 8 अगस्त 2017 को गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव दिलीप कुमार के हस्ताक्षर से राज्यों को निर्देश जारी किए गए कि रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान की जाए, क्योंकि ये देश के संसाधन पर बोझ हैं। इनका संबंध आतंकी गतिविधियों से है और कई तरह की अवैध गतिविधियों से। इसी तरह का पत्र गृह मंत्रालय ने 28 फरवरी 2018 को भी जारी किया। कोर्ट में कई बार सरकार ने हलफनामे में कहा है कि रोहिंग्या आतंकी संगठन आईसिस और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट हैं। 2017 के प्राइम टाइम का एक हिस्सा हम आपको सुनाना चाहते हैं। तब एनडीटीवी ने कई जगहों से रिपोर्ट की थी और पता लगाया था कि इनके खिलाफ किस तरह के मामले पुलिस में दर्ज हैं। जम्मू के आईजी पुलिस ने कहा कि रोहिंग्या के खिलाफ चौंकाने वाला कोई भी आपराधिक मामला नहीं देखा है। दिल्ली में 1000 रोहिंग्या रहते हैं, पुलिस के पास इनके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं है। जयपुर में 350 रोहिंग्या रहते हैं, यहाँ के 4 थानों में एक मामला दर्ज है। बलात्कार का रोहिंग्या पुरुष पर यह आरोप एक रोहिंग्या महिला ने ही लगाया है। हरियाणा के फरीदाबाद और मेवात में कोई केस दर्ज नहीं हुआ। इन सभी शहरों में पुलिस का कहना है कि वे रोहिंग्या के शिविरों की लगातार निगरानी करती रहती है। 2017 में खुद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, जिसमें रोहिंग्या के बारे में कई तरह के गंभीर दावे किए गए। सितंबर 2017 के अखबारों में छपी खबरों को भी आप देख सकते हैं। उस समय दूरदर्शन पर जो समाचार पढ़ा गया, हम उसका अंश बताना चाहते हैं। दूरदर्शन के अंग्रेजी समाचार में बताया गया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि रोहिंग्या का गुप्त मकसद है भारत में अलगाववादी और सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, हिंसा फैलाना। जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद, मेवात में रहने वाले अवैध रोहिंग्या प्रवासियों के आतंकी गतिविधियों से संबंध हैं। कुछ रोहिंग्या ने हवाला के जरिए पैसे जुटाए हैं। ये लोग फर्जी कागजात के सहारे मानव तस्करी करते हैं। सबके पास फर्जी पहचान पत्र और मतदाता पहचान पत्र। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि रोहिंग्या का संबंध आतंकी संगठन आईसिस से है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अगर इन्हें यहां रहने की इजाजत दी गई, तब यहां के प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ पड़ेगा, जो कि केवल भारतीयों के लिए। इससे सामाजिक तनाव होगा और स्थानीय लोगों के साथ झगड़े होंगे। उस समय कोर्ट में केंद्र ने यहां तक कहा कि रोहिंग्या को वापस भेजने का फैसला नीतिगत निर्णय है, कोर्ट उसमें दखल ना दे। आज भी गृह मंत्रालय ने अपने ट्वीट में यही कहा कि विदेश मंत्रालय के जरिए इन्हें भेजने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास की क्या सच्चाई है? जब फरवरी 2019 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पूछा कि म्यांमार भेजे जाने वाले रोहिंग्या की संख्या कितनी है, तब केंद्र सरकार ने अपने लिखित जवाब में कहा कि म्यांमार के 12 नागरिकों को वापस भेजा गया है। जवाब में रोहिंग्या शब्द का इस्तेमाल नहीं है, जबकि सवाल में था म्यांमार नागरिक का इस्तेमाल किया जाता है। 2017 से इनके वापस भेजने की बात हो रही है और 2019 तक केवल 12 लोगों को म्यांमार भेजा जाता है। राजनीति और कूटनीति के प्रयासों की सच्चाई आप देख लीजिए। दरअसल रोहिंग्या को यहीं रोकने और यहां से भेजने को लेकर कई तरह की याचिकाएं हैं, सरकार के जवाब हैं, कोर्ट का फैसला भी है। 2017 में फलियस नरीमन, राजीव धवन, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, कोलिन गोंजाल्वेस, रोशन तारा जायसवाल, जेबा खैर, केजी गोपाल कृष्णन ने ऐलान किया कि वे रोहिंग्या के पक्ष में बहस करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी कहा कि रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थियों को वापस भेजने के सरकार के फैसले का विरोध करेगा। उस समय मोहम्मद सलीमुल्लाह और मोहम्मद शाकिर ने याचिका दायर कर रोहिंग्या को वापस म्यांमार भेजे जाने के फैसले को चुनौती दी थी। तो दूसरी तरफ केएन गोविंदाचार्य और चेन्नई की एक संस्था इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट ने याचिका दायर कर कहा कि रोहिंग्या को वापस भेजने के पक्ष में हैं। प्रशांत भूषण ने इस मामले में बहस की है। सुशील महापात्रा ने आज उनसे बात की। इन रेफ्यूजीज की हालत बहुत ही खराब थी।
जहाँ पर ये पहले रहते थे वो पूरा कैंप में आग लगा दी गई थी। इनको विस्थापित होना पड़ा था और टेंट्स में रह रहे थे बगैर बिजली के, बगैर पानी के, बहुत ही खराब स्थिति में। और बार बार पुलिस आकर इनको वहाँ हैरास करती थी, इनको कई बार अरेस्ट करके ले जाती थी या पकड़ के ले जाती थी इन लोगों को। तो इसलिए ये जो सरकार का फैसला है ये ज़रूर स्वागत योग्य है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में मानव अधिकार हर एक जने के होते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के नागरिक हों चाहे ना हो। खासकर आर्टिकल 21 के राइट्स, आर्टिकल 21 राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये नागरिक और नॉन नागरिक के लिए सामान्य होता है। और इसमें निहित है कि आप उन लोगों को कम से कम, जो भी शरणार्थी आए हुए हैं, किसी भी देश से आए हुए हैं, आप उनको नागरिकता भले ही ना दें, लेकिन पहली बात आप उनको वापस ऐसी जगह नहीं ढकेल सकते जहां से अपनी जान बचाकर निकले हैं। और दूसरी बात, उनको जो न्यूनतम ज़रूरतें हैं, जैसे कि एकदम बेसिक पानी की, सैनिटेशन की, हेल्थ एजुकेशन की, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया था कि कम से कम इनके बच्चों को एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। पिछले साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की नीति पर मुहर लगा दी। अप्रैल 2021 की मीडिया रिपोर्ट में यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोहिंग्या को वापस भेजा जाए, लेकिन जो तय प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करना होगा, उन्हें पूरा किए बगैर वापस नहीं भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय ने भी आज अपने 3 ट्वीट में कहा कि सरकार इन्हें वापस भेजने का प्रयास कर रही है। एक तरह से तय प्रक्रियाओं का ही हवाला दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 में इस मामले की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि ये लोग शरणार्थी हैं ही नहीं, ये लोग अवैध रूप से आए हैं। हम म्यांमार सरकार के संपर्क में हैं। जब वे पुष्टि करते हैं कि कौन उनका नागरिक है, तब हम उन्हें वापस भेज देते हैं। तब अदालत ने पूछा कि क्या यह कहा जा सकता है कि जब म्यांमार स्वीकार करता है तभी सरकार उन्हें भेजती है? तब तुषार मेहता ने कहा, हाँ ऐसा ही होता है। सरकार अफगानिस्तान के नागरिक को म्यांमार नहीं भेज सकती है। बेहतर है इस संदर्भ में अमित शाह के एक और पुराने बयान को आप सुन लीजिए। और रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से लगता है कि हरदीप सिंह पुरी ने संघ परिवार और बीजेपी के समर्थकों को छेड़ दिया है। शरद शर्मा हमारे सहयोगी जब बक्करवाला गांव गए तो वहां के लोगों को यह राजनीति याद थी। वे अपने इलाके में रोहिंग्या के बसाए जाने का विरोध कर रहे हैं। और इनके आने से हमारे गांव को और देहात को बहुत बड़ा नुकसान है। और ये बहुत इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जितने भी दिल्ली में दंगे हुए हैं, हाँ। ये रोहिंग्याओं ने किए हैं, जितने भी किए हैं। अच्छा, तो ये अगर यहाँ आ गए तो ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, और अगर ये यहाँ पे आ गए तो हम बाहर जाएंगे और ये अंदर रहेंगे। इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और यहाँ पे क्राइम होगा बहुत ज्यादा, और हम बिल्कुल भी इनको यहाँ आने नहीं देंगे और बसने नहीं देंगे। नहीं, पर ये बात किसने कही कि दंगे इन्होंने करवाए? या बिल्कुल करवाया। आप रिकॉर्ड चेक कर लो इनका, कहीं भी जहांगीरपुरी में हुए इन्होंने करवाए, और काफी जगह जो पत्थरबाजी होती है इन्होंने करवाई है। आपने ऐसा सुना है कि भाई हुए थे तो इनका हाथ रहा? देखते हैं हम, न्यूज में भी देखते हैं। इनका जो पता चला कि केस लगे जो इन पे लगे है। मुझे अपने भारत के गृह मंत्री पे पूरा विश्वास है। उन्होंने सीएए कानून लाया। सीएए कानून के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी शरणार्थी आएगा उसमें मुस्लिम नहीं होगा। छह लोग आएंगे तो ये जो रोहिंग्या मुसलमान है, मैं पूरा आश्वस्त हूं कि उसी कैटेगरी में आते हैं और ये नहीं बसेंगे यहाँ पे। इनकेस अगर किसी ने हिमाकत की तो पूरे क्षेत्र की जनता यहाँ पे आमरण अनशन करेगी। यहाँ लाके क्यों बसाया जा रहा है? क्या पता ये 1 साल रहे, 2 साल रहे, 10 साल रहे, कौन इनका वो देखेगा कि कितने साल ये रहेंगे? एक बार बसने के बाद निकलेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जब देश का कश्मीरी पंडित आज तक कश्मीर से आने के बाद टेंटों में रह रहा है, तो ये भी टेंटों में पड़े रहेंगे। क्या जरूरत है इनको यहाँ लाने की, और क्या जरूरत है हमें इनको फ्लैट देने की? वो शरणार्थी नहीं है।
मैं नहीं मानता। वो देश में तारों के नीचे से आए हैं और तारों के ऊपर से उनको फेंका भी जाएगा और ये हिंदुस्तान उनको तारों के ऊपर से फेंकेगा भी। आप जो पूछ रहे थे ना कि कैसे पता है आप लोगों को कि ये दंगे कराते हैं, ये करते हैं, ये पब्लिक डोमेन में है। गवर्नमेंट ही बोल रही थी कि रोहिंग्या मुसलमानों से मतलब राष्ट्र के उसमें खतरा है। नागरिकता कानून के संदर्भ में भी रोहिंग्या का सवाल आया था। तब गृह मंत्रालय ने कोर्ट में कहा कि म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के उत्पीड़न का संबंध भाषाई और एथनिक भेदभाव से ज्यादा था। इसे केवल धर्म के आधार पर उत्पीड़न से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। रोहिंग्या बांग्लादेश के जरिए बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में भारत आए हैं। नागरिकता कानून से याद आ गया कि 2019 में असम में इसके विरोध की शुरुआत हुई। कोविड के कारण इसके विरोध का आंदोलन ठप हो गया, लेकिन फिर से शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी रतनदीप ने रिपोर्ट फाइल की है कि 2 साल बाद नागरिकता कानून के विरोध में आंदोलन शुरू हो चुका है। आज असम ही नहीं, पूर्वोत्तर के कई इलाकों में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इसकी अगुवाई कर रहे हैं। 2019 में असम से ही इस कानून का विरोध शुरू हुआ, जो वहां 1 साल तक चला। इसका इतना असर था कि असम विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के नेता भाषणों में इस कानून का जिक्र तक नहीं करते थे, जबकि यह कानून असम के हालात को देखकर ही लाया गया था। आज के इस आंदोलन में मांग की जा रही है कि अवैध घुसपैठ की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए और यह समाधान असम समझौते के तहत ही निकले। 2 साल बाद अब फिर से गुवाहाटी के जो हेडक्वार्टर है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का, वहां पे ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी मात्रा में पुलिस प्रेजेंस है यहाँ पे, और इस भारी मात्रा के पुलिस प्रेजेंस के बीच उनके जो हेडक्वार्टर के गेट में ही बैरिकेड करके पुलिस ने उन लोगों को रोक दिया है। रैली निकालने नहीं दे रहे हैं, मगर प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि सिर्फ ये प्रोटेस्ट ऑल सीए को लेके नहीं है, मगर जो इलीगल इमिग्रेशन का मामला है पूरे उत्तर पूर्व में, इसके साथ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की कंप्लीट रिपील ये मांग कर रहे हैं। और इसके साथ और एक मांग है कि पूरे उत्तर पूर्व में इनर लाइन परमिट, जो कि एक स्पेशल डॉक्यूमेंट होता है उत्तर पूर्व में आने के लिए, इसको पूरे उत्तर पूर्व में लागू किया जाए। ये डिमांड लेके भी यहाँ पे जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि केंद्र सरकार रोहिंग्या शरणार्थी की राजनीति के साथ साथ नागरिकता कानून की राजनीति में भी उलझी हुई है। सोचिए इस कानून के लिए माहौल को कितना गर्म कर दिया गया। ऐसा लगा कि अभी इसी वक्त लागू होने की जरूरत है, मगर अब सब ठंडा है। 2 साल से नियम तक नहीं बने हैं। 2 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री का बयान दिलचस्प है कि एक बार जब सभी को कोविड का टीका लग जाएगा और यह चरण पूरा हो जाएगा अभियान, तब जाकर नियम बनाए जाएंगे। यह 9 मई 2022 यानी 4 महीने पहले की खबर है। विजयथा सिंह की रिपोर्ट द हिंदू में छपी है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में रहने वाले करीब 800 पाकिस्तानी हिंदू इस उम्मीद में भारत आए कि नागरिकता मिलेगी, मगर 2021 में सभी वापस लौट गए। द हिंदू ने यह रिपोर्ट सीमांत लोक संगठन के बयान के आधार पर छापी है, जो भारत में पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों के हित के लिए काम करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में गृह मंत्रालय ने नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 22 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने बताया कि सरकार के पास 10,635 आवेदन आए हैं, जिनमें से 7,306 पाकिस्तान से हैं। सीमांत लोक संगठन के अनुसार राजस्थान में रहने वाले पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी कई साल से नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पता चल रहा है कि नागरिकता देने की प्रक्रिया कितनी धीमी है। नागरिकता सरकारी फाइलों में सरक रही है और इसकी राजनीति आग की लपटों की तरफ फैल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी के संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया। अनुराग द्वारी की आज की रिपोर्ट इस पर तो नहीं है, मगर मध्य प्रदेश से ही है। टेंडरिंग को लेकर है, आप देख लीजिए। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ
भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। मध्य प्रदेश के बांधों से भ्रष्टाचार की धारा बहती रहती है। साल 2021 में एनडीटीवी ने बताया था कि कैसे 35 करोड़ के पुल पुलिया बह गए जो 2 से 3 सालों में बने थे। सोमवार को बीना नदी पर करोड़ों की लागत से बना बेगमगंज हैदरगढ़ पुल का हिस्सा 3 फीट तक धंस गया। यूपी एमपी की सीमा पर राजघाट बांध बनकर बिगड़ भी गया, लेकिन दोनों राज्यों ने 50 करोड़ रुपए नहीं दिए, जिससे न तो लोकार्पण हुआ न सौंदर्यीकरण। लेकिन हाल ही में कारम डैम ने जो कहानी बताई है वो तो गजब ही है। कारम डैम में 2 चैनल के जरिए 15 MCM पानी तो बहा दिया गया, इसके साथ ही लगभग 100 करोड़ रुपए भी बह गए। अप्रैल 2018 में जब एनडीटीवी ने ई टेंडर घोटाले की परतें खोली थीं तो पता लगा था कि कैसे जल निगम की 3 निविदाओं को खोलते समय कंप्यूटर ने एक संदेश डिस्प्ले किया। इससे पता लगा कि निविदाओं में टेम्परिंग की जा रही है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई। महीनों जांच शुरू नहीं हुई, तब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से हमने सीधा सवाल पूछा था। मैं इसकी जानकारी प्राप्त करूंगा। आपने एक नया विषय उठाया है, मैं इसके पूरे तथ्यों की जानकारी प्राप्त करूंगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी करूंगा। 10 मार्च 2022 को कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने ई टेंडर घोटाले की जांच के संबंध में विधानसभा में सवाल पूछे तो जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने अपने लिखित जवाब में कहा था कि मोहनपुरा और करम सिंचाई परियोजना की जांच ईओडब्ल्यू कर रहा है, इनमें गड़बड़ हुई है। करम का ठेका पहले गुजरात की कंपनी को मिला, लेकिन मामला ई टेंडर घोटाले में आ गया और टेंडर रद्द हो गया। इसके बाद ठेका दिल्ली की ANS कंस्ट्रक्शन ने 304 करोड़ रुपए में लिया। 10 अगस्त 2018 से काम शुरू किया गया और इसे अगस्त 2021 में पूरा करना था। टेंडर जारी होने के बाद जल संसाधन विभाग ने ANS को वर्क ऑर्डर 10 अगस्त 2018 को जारी कर दिया। इसके मिलते ही कंपनी ने 99 करोड़ 86 लाख का काम ग्वालियर की सारथी कंपनी को 10 अक्टूबर 2018 को दे दिया। मजे की बात यह है कि ये रकम डैम की लागत में निर्धारित राशि से लगभग 14% कम थी, फिर भी कंपनी काम करने को तैयार हो गई। ग्वालियर के रसूखदार नेताओं की करीबी सारथी ग्रुप के पास इस वक्त 1032 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके हैं। ई टेंडर घोटाले में 2018 में PE दर्ज की गई। उसके अगले साल ईओडब्ल्यू ने FIR दर्ज की और उस वक्त के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के 2 निजी सचिवों की गिरफ्तारी हुई थी। आज भी एक उनके साथी तैनात हैं। सरकार ने कारम हादसे के लिए जांच दल गठित कर दिया, लेकिन सवाल है रसूखदारों पर कार्रवाई होगी? पिछला कौन था ये महत्वपूर्ण नहीं, मेरे लिए अभी ये महत्वपूर्ण। अभी जो बिंदु आएंगे उस पर कार्रवाई करूंगा। नहीं वो तो है, लेकिन कारणों का तो पता लगना पड़ेगा ना, क्योंकि इस तरह के अभी कुछ बोलने की स्थिति नहीं हो। जब तक मैं समीक्षा नहीं करूंगा, जब तक मेरी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, जब मैं फिर आपसे बात करूंगा। लेकिन कई सारी ऐसी कंपनियां थी आंध्र प्रदेश से लेकर, ये भी जो NS बता रहे हैं कि ये भाजपा के नेताओं की करीबी है इस कंपनी में। ये तो गोविंद सिंह जी का बात है, उनके कैसे बात मान लूं? क्योंकि कांग्रेस के पास तो एक आरोप लगाने के अलावा है क्या? ये आरोप बेबुनियाद, निराधार और असत्य है। पर सर आप भी तब सत्ता में थे जब इस तरह के आरोप लगे थे, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। ई टेंडरिंग की पूरा जो CRT रिपोर्ट लेकर के गए थे, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं उस पर। ये अभी ये मेरे संज्ञान में नहीं है। आज तो मेरा पूरा फोकस यहाँ पर लगा है और जो जो बिंदु भी आएंगे जांच में, मैं उन पर सब पे कड़ी कार्रवाई करूंगा। सर ऐसा तो नहीं सवाल से आप बच रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि विधानसभा में आपने खुद जवाब दिया। देखो मेरी बात सुनो, सब मुझे पता है। मैंने पटल पे क्या बोला, मैंने कहा ना कि कोई बचने की आवश्यकता नहीं है, दोषियों को नहीं छोड़ूंगा। अगर आपकी पार्टी के लोगों तब भी देखो ये उनके कहने से कैसे मान लूं मैं? और कल से जो वो नेता बोल रहा है कांग्रेस के बात से थोड़ी करूंगा। ई टेंडरिंग में तो सारे आरोप आप थे उस वक्त। देखो मैं आपको बता दूं, मुझे सत्य आने दो, फिर मैं उसके बाद बात करूंगा। कारम डैम के इलाके में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उन गांवों में पहुंचे जहां की तस्वीरें और व्यथा हमने बताई थी। दौरे के बाद उन्होंने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ये जो डैम फटा है, ये डैम नहीं फटा, ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का डैम फटा है। इंदौर में बांध टूटा, 3 महीने से एक आदिवासी लड़का कह रहा था बहुत खतरा है और बांध टूट जाएगा। शिवराज सिंह जी ने वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने बचा लिया, लेकिन आज तक दोषी कर्मचारी, दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कौन लोग हैं ये?
ये सब ई टेंडरिंग का खेल है। मन चाहे लोगों को ई टेंडर में टेंडर दिलवाना और ऐसे कंपनियों को ठेका दिया गया है जो कि ब्लैक लिस्टेड है। आज अब मध्य प्रदेश में ई टेंडरिंग की कहानी गजब है। 10,000 कमाने वाले भोपाल नगर निगम के कर्मचारी पर एक बड़े बाबू की नजर इनायत हुई। रातों रात उसकी कंस्ट्रक्शन फर्म बनवाई गई। जल संसाधन के बड़े ठेके इनकी फर्म पर सबलेट होने लगे और ये शख्स इसे नगद में बदलकर अफसरों को रिश्वत में बांटता रहा। ये सब प्रवर्तन निदेशालय ने अपने प्रेस नोट में भी लिखा था, लेकिन 2 साल बीत गए, इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में चाहे ई टेंडरिंग घोटाला हो या फिर कारम डैम का भ्रष्टाचार, इन्हें न सिर्फ नौकरशाही बल्कि राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ था। और शायद यही वजह है कि चाहे आर्थिक अपराध शाखा हो या फिर प्रवर्तन निदेशालय, सब ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन ना तो किसी बड़े अधिकारी और न ही किसी नेता पर कोई कार्रवाई हुई है, न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।